अगर 10 घंटे 11 घंटे तो उसको जो है थोड़ा सा बढ़ा दो, अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ा सा और एफर्ट डालो। सिर्फ 23 हो सकता है। अगर आप जो है 50 में से 40-42 नंबर तक अगर खींच लेते हो तो आपका सिलेक्शन। अगर इसके साथ साथ अगर आप प्रीवियस ईयर का CBT 2 उठा के देखोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी, टॉपिक आपका 100% उससे पूछा। दोस्तों मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और NTPC CBT 2 में पे लेवल 4 और पे लेवल 6 का जो एग्जाम है वो 9-10 मई को है। तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 24 दिन के आसपास जो है 24 दिन के आसपास जो है बचते हैं आपके। तो इस 24 दिन में GS के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, किसको कितना टारगेट देना है, कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे कवर करना है, उन सब का डिस्कशन करेंगे। इसमें GS के लिए स्पेशली आपको पूरा टारगेट और हर चीज़ कंप्लीट मिल जाएगी, तो कहीं पे कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम एक एक चीज़ का डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट से कहाँ पे मार्क्स गेन कर सकते हो आप लोग। और लास्ट में जब NTPC CBT 2 हुआ था तो उसमें भी एग्जाम में जो है कौन से पोर्शन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी स्टूडेंट जो है तैयारी कर रहे हैं CBT 2 की या फिर जो है ग्रुप डी की, उनको जो है बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जिस भी स्टूडेंट ने अगर टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट नहीं खरीदे तो टेस्ट बुक पे एक बहुत अच्छा ऑफर आया हुआ है इस टाइम पे, इस टेस्ट को खरीद सकते हैं आप। पहले 12 मंथ का जो पास था उसमें 6 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है, 18 मंथ का ये जो है पास मिल रहा है आपको। और इसमें जो है आपको यहाँ पे 399 वाला जो पास था 399 वाला, इसमें आपको ग्रेट IQ का अगर कूपन कोड अप्लाई करते हो तो 39 का ऑफ और मिल जाएगा आपको। तो अच्छा ऑफर है, जिसने नहीं परचेज किया वो परचेज कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं हम वो टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस तो आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है यहाँ पे कि सिलेबस आपका यहाँ पे सामने है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो कौन सी है, मगर इससे पहले कि आपको पढ़ना कैसे है, टारगेट क्या करना है, उसको देख लो। देखो इस टाइम आपके पास पूरा का पूरा जितना भी टाइम है सारा का सारा टाइम उठा कर डाल दो अपनी स्टडी पे और मैक्सिमम फोकस करो जो है आपका जो कमज़ोर पोर्शन है उसको कवर करने में। ठीक। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप जो है जितना पढ़ते थे पहले, अगर 10 घंटे 11 घंटे तो उसको जो है थोड़ा सा बढ़ा दो, अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा सा और एफर्ट डालो। सिर्फ 23-24 दिन की बात है, CBT 2 खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है फिर तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फिर पता नहीं कब आएंगी इतनी वैकेंसी NTPC में। ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो टारगेट रखना है ना अपना टारगेट, उस टारगेट में आपको मैक्सिमम कम से कम जो है 50 से 60% जो टाइम है, 50-60% टाइम जो है वो GS को देना है। GS को पहली चीज़ कि अगर आप जो है 10 घंटे पढ़ते हो तो एटलीस्ट 5 घंटे से 6 घंटे जो है आपको 5 घंटे तो एटलीस्ट देने ही पड़ेंगे GS को, क्योंकि मैथ्स जो है आप लोगों की लगभग आपने कवर कर ही ली होगी। ठीक है। रीजनिंग ऑलमोस्ट सबकी ठीक होती है, अगर आप 1-2 घंटे भी देते हो रीजनिंग को तो ठीक है, और 3 से 4 घंटे भी अगर आप मैथ्स को दे दो तो ठीक है। मगर 5 घंटे, अगर 4-4.5 घंटे एटलीस्ट आपको GS पे देने पड़ेंगे, क्योंकि GS ही वो पोर्शन रहने वाला है जिसकी GS स्ट्रांग होगी, वही सिलेक्शन लेगा और वही काफ़ी आगे तक जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर GS में काफ़ी वेरिएशन हो सकता है। अगर आप जो है 50 में से 40-42 नंबर तक अगर खींच लेते हो तो आपका सिलेक्शन में बहुत हद तक आपको जो है रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है। जो पहला पॉइंट है आपको जो है टाइम कितना देना है। सेकेंड पॉइंट है कि आपको दिन भर में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है। 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, और दोनों सब्जेक्ट जो है टास्क बना के पढ़ने हैं। मतलब एक, अगर आप जो है मान लो 5 घंटे पढ़ते हो तो 2.5 घंटे आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, और 2.5 घंटे जो है आपको फिर ज्योग्राफी पढ़ना है। या फिर 2.5 घंटे अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो 2.5 घंटे जो है आपको स्पोर्ट्स पढ़ना है। इस तरीके से जो आपको स्प्लिट करके पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, उसमें प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है। ठीक है। ब्रेक ले लेके पढ़ना है, 25 मिनट पढ़ के 5 मिनट का ब्रेक लेना है। और अगर आपको प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए तो आपको हमेशा 2 सब्जेक्ट को एक साथ चलाना है। एक सब्जेक्ट भी कर सकते हो, मगर उसमें बस ये रहता है कि थोड़ा सा अगर सुबह से हम 5 घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हुए आते हैं, प्रोडक्टिविटी उसमें थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए जो है आप 2 सब्जेक्ट को एक साथ चलाएंगे जब भी चलाएंगे, और टास्क बना के कि आपको जो है वो कंप्लीट करना ही करना है जो भी आपने पोर्शन उठाया है। ठीक है। अब थोड़ा सा सिलेबस का भी डिस्कशन कर लेते हैं। सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है जिसमें से क्वेश्चन आने वो है आपका स्पोर्ट्स। अच्छा, स्पोर्ट्स में से भी जो है हम लोगों को लगता है कि NTPC में जो है मेजरली फोकस किया जाएगा ओलंपिक वगैरह पे। ओलंपिक और जो आपका IPL है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर इसके साथ साथ अगर आप प्रीवियस ईयर का CBT 2 उठा के देखोगे तो आपको एक चीज़ नजर आएगी कि जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। NTPC में आप ये वीडियो रिकॉर्डेड है, वीडियो आप जो है पेपर के बाद देख लेना, 9 मई के बाद 10 मई के बाद आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन दिखेंगे स्पोर्ट्स के, उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको जरूर जो छोटे इवेंट होते हैं, साइकिलिंग के इवेंट हो गए, रेसलिंग के इवेंट हो गए, प्रो कबड्डी हो गए, ऐसे जो इवेंट होते हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट इग्नोर कर जाते हैं वो भी पेपर में आएंगे। ठीक है। और टेनिस के जो इवेंट होते हैं वो सारे स्पोर्ट्स के करने ही करने आपको कवर, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर जो यूनाइटेड नेशंस वगैरह है या फिर जो आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह है इंडिया के ऊपर, ठीक है, जर्नल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है, UN का हो गया, UN हो गया, यूनेस्को हो गया, ठीक है, उसके अलावा इसरो हो गया, इसरो का हो गया आपका,
ठीक है, DRDO हो गया, तो ये सब चीज़ें जो हैं, बार्क हो गया, ये सब आपको करनी ही करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल जरूर आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, इसके बाद जो है अगर हम हिस्ट्री की बात करें, अगर हिस्ट्री में अगर ध्यान देना है आपको तो किस चीज़ पर ध्यान देना है? हिस्ट्री में मेजरली आपको ध्यान देना फ्रीडम स्ट्रगल पे। देखो हिस्ट्री में जो थोड़ा सा कम वेटेज रहेगा, वो थोड़ा सा कम वेटेज आपका मेडिएवल का रहेगा, एंशिएंट आएगी, मेडिएवल, और जो है आपकी मॉडर्न, मगर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी मॉडर्न रहने वाली है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपके 5 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री से आते हैं तो 3 क्वेश्चन जो है चांस है कि मॉडर्न से आए, और 2 क्वेश्चन चांस है मेडिएवल और एंशिएंट से आएंगे। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल में जो 3 पार्ट हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन 3 पार्ट को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये मेरी गारंटी है कि इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। CBT 1 में भी बहुत क्वेश्चन आए थे, मैंने खूब एनालिसिस किया था तो पता है इस चीज़ का। एक तो गांधीयन एरा जो है, गांधी जी के बारे में जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है, पहली चीज। सेकंड चीज जो है कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के जो सेशन थे ये बिल्कुल आपको रट लेने चाहिए जितने भी, अगर किसी के पास नहीं है तो मुझे बता दो, टेलीग्राम में डाल दूंगा उसकी PDF वगैरह। और थर्ड चीज जो है गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है, गवर्नर जनरल और वायसराय जो होते हैं, वायसराय, ये 3 टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के अलग अलग सेशन, गांधी जी का जो पूरा एरा था, चंपारण से लेकर टॉल्स्टॉय फॉर्म कहाँ खोली थी उन्होंने, ठीक है, उसके बाद साउथ अफ्रीका कब गए थे, कौन से स्टेशन से उनको जो है धक्का दिया था, ऐसे करके जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाले हैं, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये आपको करने ही करने हिस्ट्री में। ठीक, फिर उसके बाद जो है आपका इंपॉर्टेंट जो आएगा वो मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस में से आएगा, जिसमें आपके टेम्पल और स्टेडियम में से क्वेश्चन आएंगे, टेम्पल में से। ठीक है, टेम्पल और स्टेडियम से क्वेश्चन आने ही आने। फिर उसके बाद जो है आपका आर्ट एंड कल्चर में, डांस में आएंगे क्वेश्चन, डांस में। ठीक है, डांस रिलेटेड आपका और म्यूजिक से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जो है आपके बन सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर अगर हम बात करें इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में जो है आपका, वैसे तो अगर जैसे स्पोर्ट्स पढ़ोगे आप, जो है ये सब चीज़ें पढ़ोगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसमें भी करंट कवर हो जाएगा, पर्सनैलिटीज़ वगैरह में। मगर करंट अफेयर की अगर बात करो तो एक बार जो है रीड करने की अगर बात करते हो तो आपको कम से कम 1-1.5 साल की रीड करनी है, उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि उससे आगे जो है फिर अगर जो है रेलेवेंट ही नहीं आएगा 3 साल 4 साल, तो उतना तो कोई कर भी नहीं सकता कवर। तो 1.5 साल का अगर जो है एक बार रीड कर लो, याद होना पॉसिबल भी नहीं, जिसको याद है अच्छी बात है, जिसने नहीं याद किया वो लास्ट के 1 साल का एक बार रीड कर लो अच्छे तरीके से, कोशिश करो जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको टाइम दो। ठीक है, करंट अफेयर का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा इस बार जो है। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं, वो है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन तो है आपका फुल फॉर्म से आएगा, फुल फॉर्म जो है, फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन इस पहले जो है आपको सिर्फ फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन आते हैं, मगर इस बार फुल फॉर्म के साथ साथ आपको जो एप्लीकेशंस होती हैं उसके, जैसे शॉर्टकट जो की होती है, कॉपी की क्या होती है, पेस्ट की क्या होती है, अंडू की क्या होती है, शॉर्ट जो की होती हैं, फिर MS ऑफिस से रिलेटेड ऐसे जो क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर्स में आप पढ़ सकते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके, एप्लीकेशंस जो होते हैं उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर आने। ठीक है, उसके बाद जो है हम ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी में आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस उतना नहीं रहने वाला है, क्योंकि जो TCS का जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है अभी, तो वो इंडियन ज्योग्राफी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। अच्छा, इंडियन ज्योग्राफी में से अगर मैं मेरे से पूछोगे कि आप जो है सबसे इंपॉर्टेंट 2 से 3 टॉपिक क्या है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाने। वो एक तो रिवर का टॉपिक है, रिवर, आपको सारे रिवर पता होने चाहिए, कौन सी कहाँ से कौन से स्टेट में क्या डिस्प्यूट चल रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन सी साउथ की सबसे बड़ी रिवर है, कौन सी नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है, कौन सी इनलैंड रिवर है जिसको अंतस्थलीय नदियाँ कहते हैं, इस तरीके से पता होनी चाहिए। फिर कौन कौन सी नदी पर जो डैम है, परियोजनाएं हैं, वो पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा माउंटेन जो है आपके, माउंटेन रेंज के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे ओवरऑल जो आपकी इंडियन ज्योग्राफी है वो पूरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ढंग से कवर करना ही है। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये भी आपका ज्योग्राफी में ही कवर हो जाएगा। ठीक है, रेलवेज हो गया आपका, ट्रांसपोर्ट हो गया, आपके एरोप्लेन्स के बारे में, आपके हवाई जहाज़, जो आपके एयरपोर्ट्स होते हैं इसके बारे में। ठीक, तो उनके बारे में जो है आपके सारे जो पोर्ट वगैरह हैं इसके बारे में इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, कॉमन एब्रीवेशन में जो आपके इंपॉर्टेंट जो पूछे जाने वाले हैं वो इसी के पूछे जाएंगे। अगर ज़्यादा पूछा गया है तो एब्रीवेशन में आपसे जो है योजना के बारे में पूछ सकते हैं, कि जैसे मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना, तो इस मुद्रा योजना में जो है R का मतलब क्या होता है, या पूछ सकते हैं सोनार जो है, सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, सोनार की। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके फुल फॉर्म से रिलेटेड आ सकते हैं, एब्रीवेशन को ज़्यादा खतरनाक नहीं आएंगी। ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा है साइंस में या फिर जो है योजनाएं वगैरह जो है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको आप ढंग से कर सकते हो एक बार। ठीक है, फिर उसके बाद जो है एनवायरमेंटल जो इशू, जो कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रही हैं, उसके बारे में आप लोगों को रीड करना है अच्छे तरीके से। कुछ इंडेक्स जो होते हैं, हंगर इंडेक्स के बारे में, हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में, ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा इंडिया के रैंक पता होने चाहिए, एक इंडिया के रैंक
और जो टॉप 1 2 3 हैं वो, ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी आपको, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस में मार्क्स के लिए आपको, ठीक है। मगर इसमें से अगर किसी में कोई दिक्कत आती है आपको, आपके पास कोई चीज़ नहीं है, अवेलेबल नहीं है, रिसोर्स नहीं है, बुक नहीं है, तो मुझे आप कमेंट कर दो, मैं टेलीग्राम में आपको उसकी पीडीएफ बना कर जो है प्रोवाइड कर दूंगा, अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो किसी को दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। फिर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप बोलते हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एक टॉपिक आपका 100% उससे पूछा ही जाएगा, वो है आपका बैंक, ठीक है। बैंक से रिलेटेड पूछा जाएगा कि आरबीआई जब बनाया गया था तो कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ठीक है, या आरबीआई का जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे, मोनेटाइजेशन जो है ये जो हुआ था, डीमोनेटाइजेशन ये कब हुआ था, इस तरीके के क्वेश्चन जो है बन सकते हैं आपके, कौन कौन से बैंक मर्ज हुए हैं, तो बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। सीआरआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके इससे बन सकते हैं। तो ये ओवरऑल जीएस का सिलेबस था, आपको 3 से 4 चीज़ याद रखनी है। एक तो ये वाले टॉपिक्स जो है बिल्कुल नहीं छोड़ने, जो मैंने आपको बताए हैं, पहली चीज़। दूसरी, टारगेट जो है आपको आधे से ज़्यादा टाइम आपको जीएस में देना है। तीसरी चीज़ जो है आपको 2 चीज़ों को एक साथ लेकर चलना है, हमेशा जो है 2 सब्जेक्ट को, कोई से भी 2 सब्जेक्ट, जैसे मान लो आप गवर्नर जनरल को, वायसराय को और रिवर्स को लेकर चलना है कि आपको दिन में ख़त्म करने ही करने ही है, ठीक। इसके साथ साथ जो है आपको हमेशा लगातार नहीं पढ़ना, एक एक जो है टाइम के साथ ब्रेक ले लेके चलना है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है। वो धीरे धीरे आपकी जो है जीएस इससे इंप्रूवमेंट होते चली जाएगी। अगर किसी में फिर भी दिक्कत आ रही है, कोई जीएस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई टॉपिक ऐसा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रहा पढ़ के भी, ठीक है, पूरा फोकस के साथ पढ़ रहे हो, तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बताएं मुझे, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।